स्टूडेंट्स कैसे सब उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं कॉल आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट कर लिया। वन डायमेंशन मोशन का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात करना है टू डायमेंशनल मोशन की। तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है मोशन इन प्लेन। अगर हम किसी प्लेन में किसी पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं तो वो जो मोशन होता है वो टू डायमेंशन हो जाता है। अगर हम इसी तरह से किसी स्पेस में मोशन की बात करते हैं तो वो हो जाता है थ्री डी मोशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन में जरूरी क्या है, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। मोशन इन टू डायमेंशन में इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई टाइम के साथ बदलने चाहिए। साथ ही साथ एक और जरूरी कंडीशन है, डायरेक्शन मस्ट बी चेंज। जैसे कि मैं समझाऊं इस तरह से, अगर बताऊं कि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ड्रा कर लिए, ये इस तरह से एक एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस, और ये पार्टिकल का मोशन का पाथ ऐसे दिखा है, पार्टिकल ऐसे मोशन का। तो इस केस में ये अलग बात है कि टाइम के साथ साथ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हैं, बट इन दिस केस ये जो मोशन है ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये मोशन इन वन डी, मोशन इन वन डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, मोशन इन टू डी में कैसा होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ड्रा किया है इसका पाथ, और जैसे ये मोशन करते करते ये डायरेक्शन चेंज हुआ। जब डायरेक्शन चेंज हुआ तब कहेंगे ये मोशन इन टू डी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टू डी मोशन। टू डी मोशन में आपके पास जैसे कि ये देखिए, ये आपके पास घूम रही है एक चरखी। इस चरखी का जो मोशन है, इसका अगर इस पर हम इसके विंग पर एक पॉइंट ले लें तो ये जो पॉइंट जब ये मूव करेगा तो ये कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। तो सर्कुलर मोशन एक टाइप का टू डी मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अलावा और भी मोशन आते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे कि आप तोप से कोई गोला दागते हैं तो उस केस में उसका जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी टू डी मोशन है। ठीक है, तो टू डी मोशन में आपके पास कैसे कैसे मोशन आ सकते हैं। टू डी मोशन में आपके पास आता है जैसे कि सर्कुलर मोशन, फेमस एग्जांपल है सर्कुलर मोशन टू डी मोशन का। और क्या हो सकता है, सर्कुलर मोशन के अलावा आपके पास हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये आपका रोटेशनल मोशन भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, लेकिन रोटेशन इन प्लेन याद रखिएगा, रोटेशन इन प्लेन, किसी प्लेन में अगर रोटेशन हो तो वो भी कैसा एग्जांपल है, टू डी मोशन का एग्जांपल। समझ में आया, तो हम स्पेशली इन्हीं की बात करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जो वन डायमेंशनल मोशन में आपने पढ़ा उसमें वेक्टर का यूज ना के बराबर है। वेक्टर का कोई मतलब वहां नहीं समझ में आया, तो फिर वेक्टर पढ़ा क्यों। वेक्टर इसलिए पढ़ा गया क्योंकि हमें टू डी और थ्री डी मोशन जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनके इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर्स की। तो विदाउट वेक्टर कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट सॉल्व एनी इक्वेशन इन टू डी और थ्री डी। तो चलिए देखते हैं वेक्टर कॉन्सेप्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। वेक्टर में दो चीजें हमने पढ़ा था। अगर किसी वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर यूनिक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, जो काम में आती है। एक तो होता है इसका कंपोनेंट, या जिसे रिजोल्यूशन कहते थे। कंपोनेंट्स जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स होते थे, और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर के पास ये चीजें होती है। ठीक है, एक तो वेक्टर को हम किसी दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ओके, नाउ देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने क्या पढ़ा था। अगर अपने पास कोई वेक्टर ये कि ए है, जिसको हमने ओ से यहाँ पी तक ड्रा किया है,
अगर P पर इसका जो पोजीशन है वो ax ay है, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर के यहां से यानी कि टेल से दो परपेंडिकुलर एक्सिस खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। फिर क्या करेंगे, इसके टिप से यानी P से यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, और ऐसे यहां परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम वाई एक्सिस। तो जहां पर ये कट करता है ये इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा, और जहां पर वाई एक्सिस को कट करता है यहां से ओ से यहां तक का एक कंपोनेंट ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बना है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और जो कंपोनेंट ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनता है इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इस प्रकार ये वेक्टर ऐसा दिख रहा है कि ये वेक्टर दो वेक्टर्स का सम है, एक आपके पास ए एक्स है और एक है ए वाई। तो इस तरह से आपके पास ये जो वेक्टर बन गया, आपके पास ये ए एक्स जो है, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो ए एक्स, तो इसको लिखेंगे ए एक्स आई कैप, वेयर ए एक्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स। और अगर आप इसे ए वाई वेक्टर से लिखते हो तो ये ए वाई जे कैप हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास जो वेक्टर ए था ये इस तरह से बन गया कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ठीक है, यानी दो वेक्टर के सम के रूप में निकल गया, यानी कि ए एक्स और ए वाई इस वेक्टर ए के क्या है, रिजोल्यूशन कंपोनेंट्स है, यानी कि कंपोनेंट जिनको कहते हैं सिंपली कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट का नाम हॉरिजेंटल और वर्टिकल रखा गया है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए ए एक्स अगर यहाँ से थीटा एंगल बना रहा तो उस केस में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा होता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई होता है ये होता है ए साइन थीटा। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, आप अंडर रूट में आई कैप का जो कंपोनेंट यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कंपोनेंट यानी कि ए वाई स्क्वायर। ठीक है, और मॉड हटा लगाने का मतलब होता है वेक्टर साइन हटाना, तो वेक्टर साइन हटा के इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। डायरेक्शन की बात है यानी कि थीटा निकालने की बात है, तो टेन थीटा जब निकालोगे आप, देखो ये ए वाई है तो ये इधर वाला ये जो कंपोनेंट है ये वाला पार्ट ये भी ए वाई ही बनेगा। तो ए वाई ओवर ए एक्स अगर निकालते हो तो टेन थीटा हो जाएगा। इस प्रकार थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। इतना कंसेप्ट हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, इसका यूज होने वाला यहाँ जब हम बात करते हैं मोशन इन 2D या 3D की, तो उस केस में देखिए 1D मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन तो बड़े सिंपल है, आसानी से उसको क्लास 9th में भी पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ा, बड़े आराम से लगा सकते हैं क्वेश्चन, उसके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब 2D या 3D की बात आती है उस केस में 2D और 3D में डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उस केस में करेंगे क्या, हम उसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। जो 2D मोशन है 2D को हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, एक x और एक y। ठीक है, यानी एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो जब 2D मोशन की बात होगी तो उसमें हम स्टडी करते हैं एक हॉरिजेंटल मोशन और एक वर्टिकल मोशन की, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में हम वन डायमेंशन मोशन मान करके ही काम करेंगे। समझ में आया? तो कैसे, जैसे आपके पास अभी तक डायरेक्ट पोजीशन आर केवल ले लेते थे, लेकिन इस बार पोजीशन जो आर है इसके आपको दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। जैसे वेक्टर ओपी है, ये इसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो ये जो वेक्टर आर है अब इसको हम पोजीशन वहां डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट बना लेंगे, एक एक्स आई कैप और दूसरा कंपोनेंट वाई जे कैप। इस प्रकार पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ा था डी आर बाई डी टी, ये तो पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने पढ़ा था। तो अब आर की वैल्यू रखो, आर कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप। तो इस तरह से ये वेलोसिटी बन जाएगी। dx बाई डी टी ये क्या है,
ये भी तो वेलोसिटी है, dy बाई डी टी ये भी वेलोसिटी, बट ये dx बाई डी टी इट इज वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो x कोऑर्डिनेट में है, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। और dy बाई डी टी क्या, ये भी वेलोसिटी, लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी को vx से लिख लिया हमने, और वर्टिकल वेलोसिटी को हमने vy से लिख लिया। इस प्रकार से v आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vx i कैप प्लस ये dy बाई डी टी क्या हो जाएगा vy j कैप। ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओके, ये बात थी किसकी, वेलोसिटी की। ना अगर हमें एक्सेलरेशन की बात करनी, तो एक्सेलरेशन हमने 1D में क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है dv ओवर dt। तो अब इस वेलोसिटी के भी आपके पास दो कंपोनेंट मिल गए हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई सी कैप। तो ये यहां पर रख लेंगे, जैसे यहां पर रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई सी कैप, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी बाई डी टी सी कैप। डी वी एक्स बाई डी टी एक्सिलरेशन है इन हॉरिजेंटल कंपोनेंट, तो इसे ए एक्स से लिख दीजिए, और डी वी बाई डी वाई को, डी वी वाई बाई डी टी को ए वाई से लिख दीजिए, यानी कि ए एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, डी वी एक्स बाई डी टी, एंड ए वाई हो जाएगा डी वी वाई बाई डी टी, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा इसका एक्सिलरेशन। अच्छा, एक्सिलरेशन अगर आपको निकालना होगा तो दो स्टेप में करना पड़ेगा। अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया और आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हमेशा क्या बात करते हैं, इसके कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे। ठीक है, जब भी आपको 2D में इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो उस केस में क्या करिएगा, आप उसको 1D मान करके काम करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2D में क्या है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन की बात करते हैं तो ये भी 1D हो गया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करते हैं तो ये भी 1D। तो 1D और 1D अलग अलग मान करके फिर उसको सम्मिलित करके फिर 2D में बनाएंगे। डायरेक्ट 2D को सॉल्व करना संभव नहीं है। ठीक है, हालांकि ये सबसे इजी पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन इन 2D। 2D में इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होंगे, तो सबसे पहले आपको पहला इक्वेशन याद है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता था, u प्लस ए टी, ये होता था। अब हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा कि जो वेलोसिटी v है वो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और एक्सिलरेशन क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब क्या करें, ये सारी वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में रख दे। जैसे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, v की जगह हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू u। अच्छा हाँ, इनिशियल वेलोसिटी u, यू भी इस प्रकार दो कंपोनेंट में बनेगा, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। एक बात बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के होते, स्केलर के नहीं होते। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, कंपोनेंट उसी का होता है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो यू, वी और ए तीनों की वैल्यू रख दिया हमने। अब क्या करें, इधर आई कैप जहां जहां उसको एक साथ कॉमन कर ले, तो देखो यहाँ यू एक्स के साथ आई कैप है, यहाँ पर ए एक्स आई कैप और टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यू एक्स प्लस ए एक्स टी आई कैप। ऐसे जे कैप की बात करें, यहाँ यू वाई है, प्लस यहाँ पर ए वाई इंटू टी हो जाएगा, यानी ए वाई टी जे कैप हो जाएगा। अब क्या करें, आई कैप और जे कैप के जो कोफिशियंट्स है उनका कंपैरिजन कर लिया जाए दोनों साइड। तो आई कैप का कोफिशियंट इधर है वी एक्स, और इधर आई कैप का कोफिशियंट है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो इस प्रकार से वी एक्स हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, वेयर ए एक्स इज एक्सिलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, या हॉरिजेंटल एक्सिलरेशन कह सकते हो। और इसी प्रकार यहां पर जो दूसरा आपके पास वी वाई बन जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टू टी। कहने का मतलब, जब आपके पास कभी 2D वाला बात आएगा तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आपको दो कंपोनेंट्स में सॉल्व करना, एक आपका हॉरिजेंटल और एक आपके पास वर्टिकल। एक हॉरिजेंटल मोशन का इक्वेशन बनेगा और एक वर्टिकल मोशन का इक्वेशन बनेगा। ठीक है,
तो पहला इक्वेशन आपके पास तैयार हुआ, वी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। फिर आपको लास्ट में वेलोसिटी निकालना है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो क्या करिए, वी एक्स अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर अंडर रूट के अंदर ही प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा। ठीक। सिमिलरली आप अदर इक्वेशंस को भी लिख सकते हो, जैसे s इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसको भी जैसे आप सॉल्व करोगे, s की जगह लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जैसे रखोगे तो आपके पास फिर से ऐसे रिजॉल्व होकर के पूरा कंपोनेंट आएगा। और कंपोनेंट के टर्म में आप क्या करिए, x का कंपोनेंट एक तरफ, y का कंपोनेंट एक तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन के अलग अलग इक्वेशंस बना दीजिए। एक आपके पास बनेगा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर एंड y बन जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसी प्रकार से v स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर x लिया जाएगा, एंड वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे इन 2D, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, इसी में एक चीज और है, जैसे आपके पास ये सब कुछ जो निकाला हमने, ये सब के सब क्या है, इंस्टेंटेनियस की बात हर जगह हम कर रहे हैं। जैसे इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा, इसमें जितनी भी चीजें निकाली सब कुछ इंस्टेंटेनियस निकाला है। अगर आपके पास कह दे कि नहीं इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज एक्सीलरेशन निकालो, तब क्या करोगे? अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा कुछ कहता है, कह दे जैसे कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ ले तब क्या बताएंगे भाई? एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या बताना है, वी एवरेज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, जहां था यहां पर आपको क्या लिख लेना है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। आप ऐसे कर लोगे, जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन एंड डेल्टा वाई का मतलब हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन। समझ में है? तो इस तरह से आप एवरेज निकालना हो तो इस डेल्टा का यूज करके कर सकते हैं। ओके, यानी जैसा आपने 1D में किया सेम टू सेम करना, बस अंतर क्या है, यहाँ पर यहाँ वेक्टर का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा आपको जो भी सॉल्व करना है उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके ही करना है। ओके, अब समझ में आया कि क्यों पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसीलिए पढ़ा था। चलिए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। हम ये क्वेश्चन है, कह रहा द पोजीशन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज वेक्टर r इक्वल टू 2t क्यूब I कैप प्लस 3t माइनस t स्क्वायर j कैप, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ओके, तो आपके पास पोजीशन वेक्टर दे रखा है r इक्वल टू 2t क्यूब I कैप प्लस 3t माइनस t स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी निकालना तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डी आर बाई डी टी होता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत जा करके आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, देखिए यहां पर आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी आर बाई डी टी, इधर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t क्यूब है तो 2 इस कांस्टेंट t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर आई कैप, प्लस इधर करेंगे देखिए 3 कांस्टेंट है t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ठीक है, डी आर बाई डी टी आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, इसको और आप सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6, 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 3 माइनस 2t जे कैप। ओके,
ना, वेलोसिटी डी आर बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा, टाइम कितने पर बताना है भाई? टाइम है 1 सेकेंड पर। पहले तो डायरेक्ट वेलोसिटी लिख लीजिए, 60 स्क्वायर आई कैप प्लस 3 - 2t जे कैप। तो वेलोसिटी जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो t इक्वल टू 1 रख दीजिए। 6 × 1 स्क्वायर आई कैप प्लस 3 - 2 × 1 जे कैप। ठीक है, पहले इसको आप याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ये वाला पार्ट। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड कितना आ जाएगा? 6 i कैप प्लस 3 - 2 यानी कि जे कैप। ये आ गया इसका वेलोसिटी। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड इसका निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका इसका क्या ले लो? स्क्वायर हो, इस इधर वाले पार्ट का, आई कैप का और जे कैप का स्क्वायर करके। आपको पहले से पता है v इक्वल टू क्या हो जाएगा? √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर 36 और 1 स्क्वायर 136, 137। ठीक है, यूनिट, जो भी यूनिट हो। ये आपके पास आ गए वेलोसिटी। ठीक है, इधर मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट आंसर आपका यहीं पर हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो इस तरह से कर सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? ये आपके पास वेलोसिटी था, ध्यान रखिएगा। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो ए से लिखा जाता है ये होता है dv/dt। यानी कि आपका जो वेलोसिटी आया है, अगर इसको आपको इक्वेशन मानते हो तो उसको रख करके आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। v की वैल्यू रख दीजिए कितना? 6t² आई कैप प्लस 3 - 2t जे कैप। ठीक, नाउ इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t आई कैप। इधर प्लस 3 में t तो है नहीं, इसलिए 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट t का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1 जे कैप। तो इस प्रकार एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 12t आई कैप -2 जे कैप। ठीक, एक्सेलरेशन आपको बताना है जब t इक्वल टू 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड पर तो t की जगह 1 रख देंगे, 12 × 1 आई कैप -2 जे कैप। यानी कि एक्सेलरेशन जब टाइम 1 सेकेंड है तो उस केस में हो जाएगा 12 आई कैप -2 जे कैप। ये आ जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया कि अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर निकाल लेंगे। ओके, अगले सवाल और भी कुछ सवाल की बात करें इस पर। कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल टू 2t आई कैप प्लस t स्क्वायर जे कैप, देन फाइंड इट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है, इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 3 सेकेंड। अच्छा भाई, तो v आपके पास दे रखा है, v कितना है? v है 2t आई कैप प्लस t स्क्वायर जे कैप। तो आप यहां पर इसको समझ सकते हो कि एक vx है और एक vy। ओके भाई, हमने v को क्या पढ़ा? हमने v को पढ़ा है कि v होता है dr/dt होता है, या अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं ds/dt लिख सकते हो। ओके, चलिए dr/dt हो गया, इक्वल टू है आपके पास 2t आई कैप प्लस t स्क्वायर जे कैप। ना, हमें
क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, मैं आर को डी एस लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए सुविधा के लिए मैं इसको डी एस लिख लेता हूं, जहां एस क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहाँ मैं इसको एस से लिख देता हूँ, तो यहाँ से डी एस आपके पास क्या बन जाएगा, डी टी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, साथ में डी टी। ठीक है, डी का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो जाएगा ds, और इधर हो जाएगा आपके पास, अगर आप r रखना चाहो तो r ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ नाम बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर आप dr रखना चाहो तो dr ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है कि कंफ्यूज हो के बताए तो ये थे, करा कुछ और रहे हैं। चलो dr ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है टू टी, और ये जो डी टी है सबके साथ लग जाएगा, टू टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन आई कैप है यहाँ पर, प्लस इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पता है, यहाँ पर टी स्क्वायर डी टी जे कैप। ठीक है, ये हो गया। लिमिट रखनी पड़ती है इंटीग्रेशन की। आर पोजीशन है, शुरू में पोजीशन कहीं पर होगा, मान लेते हैं आर नॉट पर है। अंत में पोजीशन कहीं पर होगा, उसको मान लेते हैं आर। ठीक है, इस तरह से। यहाँ टाइम है, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम कितना है, 3 सेकेंड है। ऐसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 3। ठीक है, ये टाइम दे रखा है 3 सेकेंड। सो डी आर का इंटीग्रेशन पहले बताया आर होता है, यहाँ पर है आर नॉट, और यहाँ पर है इक्वल टू, यहाँ पर देखिए टू टी है। इंटीग्रेशन जब करते थे तो इंटीग्रेशन में याद करो क्या था, कि अगर आपके पास एक्स पावर एन डी एक्स होता था तो ये होता था एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहां एन माइनस वन नहीं होता था। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके अनुसार यहाँ पर टू तो कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि पावर कितना, वन, वन प्लस वन टू, नीचे वन प्लस वन टू, तो टी स्क्वायर बाई टू, डी टी हट जाता है। लिमिट है 0 से 3 आई कैप, प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी पावर 2 प्लस वन, यानी 3/3। लिमिट है यहाँ 0 से 3, ये हो गया। ठीक है, यहाँ 2 से 2 आप हटा दीजिए। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, आर की जगह आर रखिए, माइनस आर नॉट इक्वल टू, इधर टी की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही बनेगा, आई कैप, प्लस यहाँ पर टी की जगह 3 रखेंगे, यानी 3 क्यूब, माइनस 0 रखेंगे, बाई 3 है, जे कैप। आर माइनस आर नॉट, इसी को चाहो तो एस से लिख दो, जो कि डिस्प्लेसमेंट हो गया। 3 का स्क्वायर 9 आई कैप, प्लस 3 क्यूब 27, यानी 27/3, यानी ये भी हो जाएगा आपके पास 9 जे कैप। 9 इसमें कॉमन कर लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। कितना, 9 कॉमन है, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो 9 तो बाहर कर लो अंडर रूट के अंदर, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9√2 यूनिट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, और आंसर आपका यही हो गया। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, बढ़िया सवाल था। यहाँ पर आपने देखा कि मैथमेटिकल टूल्स के अंतर्गत जो आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा, उसका बखूबी कितना इस्तेमाल है। तो
एक बार उसको जरूर कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आएगा ना तो दिक्कत बनी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए एक सवाल और। इस बार कह रहा है एक्सेलरेशन एफ फाइंड ऑब्जेक्ट इज a equal to 2 I cap plus 3t square j cap. Then find its velocity at t equal to 1 second if initial velocity is 0. अच्छा भाई, देखो वेलोसिटी आपको निकालना है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन कितना है, a इक्वल टू 2 I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक्सेलरेशन होता क्या था, एक्सेलरेशन होता था dB बाई dt, याद होगा। ये है 2 I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। ओके, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो dv इधर रखिए और dt। एक्चुअली होता क्या है, dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये गलत कहना होगा कि dt इधर चला गया, ऐसा नहीं होता है, dt से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 2 I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, और यहाँ पर आ जाएगा इधर कितना, dt। अपने को वेलोसिटी चाहिए तो क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। चलो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। इधर हो जाएगा dv और इधर 2 I कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप dt का इंटीग्रेशन। इधर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन है 0, यानी जब t आपके पास 0 है तो उस केस में u भी आपके पास 0 है, ठीक है। और जब t आपके पास टाइम 1 सेकेंड होता है तो उस केस में जो इसकी वेलोसिटी हो जाती है, मान लेते हैं v, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v। टाइम की बात करें, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 1 सेकेंड। तब क्या हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन पता है, v होता है सिर्फ 0 टू v इक्वल टू, यहां पर देखें टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, 2 में तो t है नहीं, तो जब नहीं है तो सिर्फ dt आएगा, dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t आएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप इसे ऐसे एक्सपेंड कर ले, 0 टू 1 2 dt I कैप प्लस 0 टू 1 3t स्क्वायर dt जे कैप, इसको ऐसे आप एक्सपेंड कर लीजिए। तो यहाँ 2t हो जाएगा, लिमिट है 0 टू 1 I कैप, देखिए 3 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, टी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा टी पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, 0 टू 1 यहाँ पर चेक है, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा। v की जगह v रखे, माइनस 0 इक्वल टू, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 बनेगा, 0 रखने पर 0, यानी कि 2 I कैप हो जाएगा। इधर 3 है, या 1 के क्यूब यानी 1 ही बनेगा, यानी 1 जे कैप। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। तो इस प्रकार अपने पास जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, 2 I कैप प्लस जे कैप, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी आ गई। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो I कैप का कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, यानी v आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1 5 रूट 5 यूनिट, ठीक। समझ गए होंगे, ऐसे सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, कुछ लोग सोचते हैं क्या इक्वेशन आप मोशन लगा के किया जा सकता है, जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप इक्वेशन आप मोशन लगा के करना चाहो तो भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए अब समस्या ये इस बात की है ना कि इक्वेशन आप मोशन लगाने में एक समस्या अपने पास आती है टाइम वाला, कि यहाँ पर टाइम जो अलग अलग दे रखा है, ठीक है, तो उसमें समस्या आ जाएगी। कोई बात नहीं, अगर आप करना चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो एक्स और वाई कंपोनेंट का अलग अलग किए हो उसको अलग अलग सॉल्व कर लो, इसके बाद लगाओ तो भी आ जाएगा। तो मेरा सलाह यही है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के चक्कर में ना पड़े ज्यादा, सीधा सा कंसेप्ट लगाए,
यही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, और इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी u जीरो लोगे। अब u जीरो लेने के बाद आप क्या करोगे, v आपको निकालना है। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, ये तो होता है। तो v इक्वल टू u आपके पास जीरो है, a t रख दोगे। t की जगह फिर क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां समस्या आती है एक्सेलरेशन वाले पर दिक्कत आती है। आप पहले वी एक्स निकालोगे, फिर वी वाई निकालोगे। जब x निकालोगे तो सिर्फ आपके पास ये 2 वाला पार्ट आएगा। v इक्वल टू क्या होता है, देखो सिंपली अगर करना चाहे v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पर वी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब जैसे यहाँ पर रखोगे आपके पास वी एक्स निकल कर आएगा, यू एक्स आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सिलरेशन का x कंपोनेंट है 2, और t है आपके पास कितना, 1 सेकेंड। तो आपके पास वी एक्स आ जाएगा कितना। ठीक है, अगर आप वी वाई निकालना चाहो इसी तरह से, तो वी वाई क्या बन जाएगा आपके पास, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी बनेगा। फिर वी वाई इक्वल टू यू वाई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, ए वाई आपके पास है 3t स्क्वायर, और टाइम रखना कितना, 1। तो 1 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1। तो अब वी वाई में दिक्कत आ जाएगी तुरंत। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 3t स्क्वायर है, लेकिन t इक्वल टू जैसे आप 1 रखोगे तो ये 3 बन जाएगा। तो उस केस में आपके पास ये समस्या बनकर आ जाएगी कि वी वाई तो यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है, या तो 3 आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो टाइम पर डिपेंड करेगा ना, ऐसा इक्वेशन अगर आपके पास आता है जो टाइम पर डिपेंड करे, तो उस केस में आप ये डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वहां पर इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो जाता है, ना कि एवरेज का लग पाता। ठीक है, देखिए जिसमें टाइम नहीं था उसका कंपोनेंट एकदम सही है, लेकिन जहां टाइम पर डिपेंड वाला आया वहीं पर तुरंत क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि जब टाइम पर डिपेंडेंट आ जाता है तो उस केस में आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ही काम करता है। इसी वजह से मैं सलाह दे रहा हूं कि आप इसका इस्तेमाल करें जब भी टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आए तब। ओके, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही सहारा लिया जाता है। चलिए इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या लोकस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किस पाथ को वो कवर कर रहा है, वही रास्ता उसका जो होता है वही कहलाता है उसका ट्रेजेक्टरी या लोकस। तो लोकस का मतलब या ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है तो जो रास्ता वो अपनाएगा, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, वो क्या है वो आपको पता चलेगा उसके इक्वेशन के द्वारा। क्योंकि मैथमेटिकली हम इक्वेशन से ही समझते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है, एलिप्स पढ़ा है। तो वो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, इक्वेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखिए इक्वेशन अक्सर हमको टी में दिए रहते हैं, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमको इक्वेशन नहीं मिल पाता। ध्यान रखना, वो ट्रेजेक्टरी नहीं बताएगा। ट्रेजेक्टरी हमको कौन बताएगा, एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी जो मिलेगा हमको एक्स और वाई का रिलेशन बताएगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कुछ देगा तो उससे हम पता नहीं कर पाएंगे कि किस रास्ते पर चल रहा है। ठीक है, तो आपके पास इस पर मैंने क्वेश्चन लिया कि आर इक्वल टू 280 आई कैप प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर जे कैप, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा। तो ध्यान से देखा जाएगा, आर आपके पास ये दे रखा है। आर का मतलब आपके पास ये क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। फिर एक्स आपके पास कितना है 280, और वाई आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर कंपेयर करके 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो एक्स वाई आपके पास है। अब आप क्या करिए, आपको इक्वेशन निकालना है, पता करना है ट्रेजेक्टरी क्या। तो ट्रेजेक्टरी का मतलब एक्स और वाई में रिलेशन। तो एक्स और वाई में रिलेशन ज्ञात करने के लिए एक्स टाइम में दिया, वाई टाइम में दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टाइम को क्या करना है, रिमूव करना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर निकालू तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर बन जाएगा। और y आपके पास कितना है, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर।
तो इससे और इससे दोनों से देखो क्या पता चला। अगर मैं इसको कोई इक्वेशन मानूं और एक इक्वेशन इसको मानूं तो दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, देखिए ये और ये सेम लिखे हैं, यानी कि y इक्वल टू आपके पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आपके पास ये जो निकल कर आया, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ये है क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है एक पैराबोला को। पैराबोला कैसे पता चला? पैराबोला इस तरह से पता चलता है, एक्स और वाई में अगर एक का पावर 2 है और दूसरे का पावर 1 है एक्स और वाई में से, तो उसको कहते हैं पैराबोला। ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता चला कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, एक पैराबोला है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ग्राफिकली इसको ड्रा करना चाहे तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा? एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस ले लिया, ओरिजिन ले लिया। देखो y इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स का पावर इवन है तो एक्स का पावर इवन है, इसका मतलब ये y एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, यानी कि ये इसका जो पाथ है एक्चुअली ये इस रास्ते को कवर कर रहा है। ठीक है, अगर आप टोटल ड्रा करना चाहो तो इधर भी आपके पास ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक्चुअली पैराबोला, ये इसका पाथ है, इस रास्ते पर ये चल रहा है। ओके, समझ में आया? ये होता है ट्रेजेक्ट्री या लोकस। और भी इस पर कुछ क्वेश्चंस कर ले ताकि आपको इसमें थोड़ा सा कंफर्ट फील हो। ट्रेजेक्ट्री का सीधा सा मतलब याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन बताता है, यानी हमें एक्चुअल पाथ बताना है। और टाइम में अगर इक्वेशन दिया तो टाइम के साथ जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपके पास ध्यान रखिएगा, वो ट्रेजेक्ट्री नहीं होता। ट्रेजेक्ट्री हमेशा एक्स और वाई में ही रिलेशन होता है। ये देखिए, जैसे सवाल ले लिया आपके पास, इफ एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप एंड वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से कैप। एक्स और वाई दोनों टी में दे रखे हैं, आपको इसकी ट्रेजेक्टरी बतानी है। तो ट्रेजेक्टरी बताने के लिए सबसे पहले आप वेक्टर हटा दो। एक्स इक्वल टू आपके पास कितना है? ए कॉस ओमेगा टी, और वाई आपके पास कितना है? ए साइन ओमेगा टी। अब हमें कुछ भी करके क्या करना है? इस टाइम को गायब करना है। तो गायब करने का एक सिंपल तरीका आपके पास ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसमें से आप इधर क्या करिए, ए स्क्वायर दोनों में ना कॉमन कर लीजिए, बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये 1 होता है। तो इस प्रकार आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सीधा क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ट्रेजेक्टरी हो गया। और ये क्या है एक्चुअली? एक्चुअली ये सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है ए, यानी ऐसे आप समझ सकते हो कि ये जो ट्रेजेक्टरी है इसका, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये यहां पर अगर ए रेडियस का इस तरह से, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक सर्कल इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, ये इसकी ट्रेजेक्टरी, यानी सर्कुलर पाथ पर ये मोशन कर रहा है। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इफ x इक्वल टू ए cos ओमेगा टी एंड y इक्वल टू b sin ओमेगा टी फाइंड इट ट्रेजेक्टरी। इसकी ट्रेजेक्टरी आपको बताना है। तो इसकी ट्रेजेक्टरी बताने का तरीका वही है, क्या करिए आप, कैसे भी करके टाइम को गायब करिए। तो यहां पर इसमें मैं क्या करूं, a से डिवाइड कर दूं, x बाई ए इक्वल टू हो जाएगा cos ओमेगा टी एंड y बाई बी इक्वल टू हो जाएगा sin ओमेगा टी। इसलिए कर लिया है क्योंकि देखो ये दोनों बराबर तो है ना, a और b। जब बराबर नहीं है तो एक ही तरीका अपने पास है साइन और कॉस को हटाने का, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दें। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अगर निकाले, दोनों का स्क्वायर करके प्लस किया तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपके पास क्या पता चला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इसकी ट्रेजेक्टरी हो गई। ठीक है,
दिस इज ट्रेजेक्ट्री, और ये ट्रेजेक्ट्री क्या बताता है, ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दीर्घवृत्त जिसे कहते हैं। ठीक है, एलिप्स का मतलब ये इस तरह से बनेगा। ये एलिप्स होता है। ठीक है, इस एलिप्स में इतना ए होता है, ये ऊपर वाला पार्ट ये बी होता है। ठीक है, इसे सेमी मेजर एक्सिस और इसे सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं। वन मोर क्वेश्चन देख लेते हैं कि Vx equal to 3t meter per second and Vy equal to t square meter per second, find the equation of trajectory। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, अभी तक आपके पास x और y डायरेक्ट दिए रहते थे, इस बार इसने वेलोसिटी दे दी। कोई बात नहीं, Vx आपके पास कितना है, 3t। Vx का मतलब dx by dt होता है, इक्वल टू 3t। तो dx आपके पास क्या हो जाएगा, 3t dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx हो जाएगा x, 3t का हो जाएगा t पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 यानी टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट c आता है, टाइम नहीं दे रखा है, मान लेते हैं कि यहाँ टाइम इक्वल टू आपके पास है कितना, 1। ठीक है, जो भी दिया हो t ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट जो है ये यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में ही मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा कंसेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसमें याद रखना, गिवन एट t इक्वल टू 0, जब t 0 है, यानी पार्टिकल इज एट ओरिजिन, जो पार्टिकल है इज एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पर है। ठीक है, तो ओरिजिन पर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 टू x, और यहाँ पर लिख सकते हो आप 0 टू t टाइम। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x इक्वल टू 3/2 टी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, x निकल आया। इसके बाद दूसरा पार्ट आपके पास vy कितना दे रखा, टी स्क्वायर। तो यहां से आप निकालिए, ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर। तो dy कितना हो जाएगा भाई, टी स्क्वायर डी टी। फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओरिजिन पर है 0 टू y यहाँ पर, और यहाँ 0 टू t ले लेते हैं। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, y का y हो जाएगा dy का y, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। दो चीजें अपने पास बनी, एक एक है ये और एक है। अब इससे हमें क्या करना है, टी को कैसे भी करके गायब करना है। तो टी को कैसे गायब किया जाए यही सोचना होगा। तो देखिए, इधर टी स्क्वायर है, इधर टी क्यूब है। तो इसमें से यह क्या करें, एक से टी का मान निकाल के दूसरे में रख दें, काम बन जाएगा। तो यहां से 2/3x इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी टी हो जाएगा √2/3, और साथ में यहाँ पर x। ये जो t की वैल्यू है उठा करके यहाँ रख दीजिए y में। तो y कितना हो जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 1/3 टी क्यूब है, यानी कि √2/3, यहाँ x भी है, इसका क्यूब। तो जब आप क्यूब करोगे तो एक तो ये आ जाएगा आपके पास, क्यूब को आप 2+1 लिख सकते हो, क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2+1। तो स्क्वायर कर ले एक, यानी आपके पास इसको ऐसे लिख लो, √2/3x का होल स्क्वायर इंटू √2/3x। होल स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट हट जाता है, तो y इक्वल टू आपके पास 1/3 इंटू 2/3x इंटू 2/3 रूट, रूट के अंदर है 2/3x। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, y इक्वल टू 2/9। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर √2/3 है, तो 2√2/9√3। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास,
एक्स रूट एक्स, ये आया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो सुविधा के लिए। y इक्वल टू, देखो 2√2 है, नीचे है 9√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3। और साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9×3 = 27 हो जाएगा। तो y आपके पास कितना आ जाएगा, 2√6/27 एक्स पावर 3/2। ये इसका ट्रेजेक्टरी निकल कर आया। ठीक है, इसी चीज को लोग अक्सर ऐसे लिख देते हैं, y प्रोपोर्शनल एक्स पावर 3/2। ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसको। तो ट्रेजेक्टरी निकालना कितना आसान है, समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट और है, टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन का। तो जैसे आपके पास, जैसे देखो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है v और एक्सीलरेशन है ये a, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो, ठीक है, एंगल अगर क्या हो, थीटा हो, तो जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट दो बना सकते हैं, एक तो ये वेलोसिटी के अलोंग है और एक इसके परपेंडिकुलर। तो जो वेलोसिटी के अलोंग आप कंपोनेंट बना रहे हैं इसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो इसके परपेंडिकुलर बना रहे इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at से लिख दिया, एक cos थीटा, और नॉर्मल एक्सीलरेशन को लिख देते हैं एक sin थीटा से। ठीक है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि कोई सर्कुलर पाथ पर एक पार्टिकल मोशन कर रहा है, ये ठीक, और इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए ये इधर है, ये वेलोसिटी है उसकी, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो कुछ लग रहा है इस तरह से, ऐसे एक्सीलरेशन। तो इस एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो सेंटर के अलोंग और एक इस वेलोसिटी के अलोंग। तो ये हो जाएगा टेंजेंशियल और ये हो जाएगा आपके पास नॉर्मल एक्सीलरेशन। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, एक सवाल इस पर कर लेते हैं। देखिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने का एक्चुअली तरीका क्या है। देखिए जब आप वेलोसिटी के अलोंग ही निकाल रहे हैं तो क्या करिए, वेलोसिटी आप डायरेक्शन ले लीजिए। तो डायरेक्शन को कैप से दिखाते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन वी कैप से ले लिया, तो ए डॉट वी कैप, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ए डॉट वी अपॉन वी, क्योंकि आपको याद है यूनिट वेक्टर क्या होता था, वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ये तो होता था। तो यहाँ पर इस सवाल को कर लेते हैं। कह रहा है v इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड a इक्वल टू i कैप प्लस j कैप, देन फाइंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपको निकालना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, a डॉट v निकाल लीजिए। a डॉट v आपके पास क्या हो जाएगा, a का मतलब है i कैप प्लस j कैप, डॉट v का मतलब है 3i कैप प्लस 4j कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, i का i के साथ, j का j के साथ, तो 3 प्लस 4, इतना ही बनने वाला केवल, यानी कि 7 हो गया। और v निकाल लीजिए, v का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, i कैप के कोफिशिएंट और j कैप के कोफिशिएंट को लेकर, यानी 9 प्लस 16 यानी कि 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ठीक है, अब आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो कितना हो जाता है, ये होता है a डॉट b अपॉन v। तो वैल्यू रख दीजिए, a डॉट b है 7 अपॉन v कितना है 5, 7/5। ठीक है, यूनिट लिख ले मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये मोशन इन 2D का कंसेप्ट होता है। अगला जो लेक्चर हम लेंगे, जो बेसिक लेक्चर होगा ये एकदम एग्जाम के लिए, वो होगा पैराबोला पर। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।